समाजवादी पार्टी में कलह के बीच गठबंधन के भी कयास। अखिलेश यादव आज दिल्ली में कर सकते हैं राहुल गांधी से मुलाकात। शीला दीक्षित पहले भी कर चुकी हैं अखिलेश की तारीफ। समाजवादी पार्टी में सुलह के लिए बैठकों का दौर जारी। लखनऊ स्थित मुलायम आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव। पिता पुत्र में चल रही है बातचीत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर सकता है, मांगा जवाब। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। 2 मंजिला इमारत जमींदोज। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, 5 के घायल होने की खबर। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। मौसम विभाग का अनुमान 13 जनवरी तक तापमान में आएगी गिरावट। उत्तर पश्चिम इलाके में शीतलहर चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ये थी अब तक की सुर्खियां। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर का कि मुलायम सिंह यादव से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे हैं। मुलायम सिंह आवास पर अखिलेश मुलायम सिंह से बातचीत करने पहुंचे हैं और इस समय उनकी बातचीत चल रही है। सपा में लगातार दंगल जारी है। एक तरफ तो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बहस जारी है और दूसरी तरफ मुलायम सिंह बार बार सामने आकर बयानबाजी करते हैं कि पार्टी में कोई रार नहीं है और अखिलेश उनके बेटे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मुलायम आवास पर अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। मुलायम आवास पर चल रही है दोनों के बीच बातचीत। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता भावना जुड़ी हुई है। जी भावना, बताइए, दोनों में बातचीत चल रही है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी प्रिया जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये समाजवादी दंगल चल रहा था, लगता है अब अल्पविराम लगने वाला है, क्योंकि कल रात को मीडिया को मुलायम सिंह यादव ने ये बाइट देते हुए बताया है कि अखिलेश यादव ही रहेंगे सीएम कैंडिडेट और परिवार में कोई भी मुठभेड़ नहीं है। सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे इलेक्शन में और आगे समाजवादी पार्टी को इलेक्शन चुनाव में लेके जाएंगे। ये साफ तौर पे बता रहा था कि अब शायद नरमी बढ़ती जा चुकी है, शायद समझौता हो चुका है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में। ये भी आया था सूत्रों से खबर कि आज वो मिलेंगे और अभी वो मुलाकात चल रही है। पिता और पुत्र जो है वो अपनी मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शायद जा सकते हैं अखिलेश यादव दिल्ली, कर सकते हैं मुलाकात राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से। जिस गठबंधन की बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी उसको लेकर आज वो गठबंधन शायद पूरा हो सकता है, शायद उन चीजों पे भी मोहर लग सकती है। जी भावना, मुलायम आवास पर और कौन कौन से नेता मौजूद हैं? जी अभी तो सिर्फ अंदर जो बैठक चल रही है, पिता पुत्र की बैठक चल रही है। बाकी कई जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पे 5 की भी धीरे धीरे रुख कर रहे हैं, वहाँ पहुंच रहे हैं जहाँ मुलाकात होगी अखिलेश यादव की, जहाँ आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी भावना, क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा में चल रहा दंगल शांत हो सकता है? जी बिल्कुल, दंगल अब शांत होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब चिन्ह का अगर सवाल किया जाए तो ना ही अब पिता के हाथ में है और ना ही पुत्र के हाथ में, क्योंकि यानी जो चुनाव आयोग डिसीजन देगा चिन्ह को लेके अब वही सर्वमान्य माना जाएगा, वही सर्वप्रिय होगा। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो इलेक्शन आगे हैं। एक एक दिन हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे प्रचार के लिए जाना है, अपने अपने क्षेत्र में जाना है, आम जनता को लुभाना है ताकि उन्हें वोट दें, यानी कि अपनी वोट बैंक के लिए जाना है। उस चीजों को देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी को एक अहम फैसला लेना ही होगा। आज या कल में अगर उन्होंने नहीं लिया तो फिर वो बहुत बड़ी हार खा लेंगे इस इलेक्शन में। जी, एक तरफ तो अखिलेश यादव चुनाव चिन्ह पर बहस जारी है और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि पार्टी में कोई रार नहीं है और अखिलेश ही उनके बेटे हैं और अगले सीएम वही हैं। जी जिस तरीके से आप भी जानते हैं, हम भी जानते, लगातार अपने व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो समाजवादी पार्टी पिछले 2-2.5 महीने से है वो कब कहाँ क्या स्टेटमेंट पास कर दे किसी भी आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से जो कार्यकर्ता है वो भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एक पर नेताजी उनकी कहते हैं कि अखिलेश उनका बेटा है, उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो दूसरी बार कहते हैं कि अखिलेश सिर्फ मुख्यमंत्री है अभी, क्यों मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा इलेक्शन।
तो इन सब चीजों को साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है समाजवादी पार्टी में। जो साइकिल आगे चलनी चाहिए थी, बढ़ चुकी होनी चाहिए थी, अब वो ऐसा लग रहा है कि वो थम सी गई, उनका पंचर ही हुआ पड़ा, पंचर उनका बन नहीं पा रहा है। राहुल गांधी से भी आज मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव, तो गठबंधन के क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इतने दिनों से लगातार ये चल रहा था कि शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाएगा, फिर कभी कांग्रेस के राज बब्बर जी बता रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, हम अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे, फिर कहा जा रहा था कि शायद गठबंधन होगा। तो आज इन तमाम चीजों पे, जैसे कहा जा रहा था कि कल शायद अखिलेश यादव दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन वो इसलिए नहीं गए क्योंकि राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे, पर आज राहुल गांधी जी वहां आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं विदेश से। तो आज लगाया जा सकता है अनुमान कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बहुत अहम बात बता दूं कि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये सारे गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी ने साथ मिलकर करी थी कि वो साथ मिलकर इस इलेक्शन में आगे जाएंगे। तो इन सारी तमाम चीजों पे जिसमें असमंजस की स्थिति थी, आज शायद इन सब चीजों पे रोक लग सकती है। आज शायद आज और कल में ऐलान किया जा सकता है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव की सरकार जो है वो साथ में ही 2017 के इलेक्शन में उतरेगी। जी भावना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताए थे लखनऊ से कि मुलायम आवास पर सीएम अखिलेश और मुलायम सिंह यादव में बातचीत चल रही है। इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सपा में जो दंगल की स्थिति है वो लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र के बीच जंग जारी है। मुलायम सिंह यादव सोमवार को चुनाव आयोग गए और पार्टी चिन्ह साइकिल पर दावा जताया। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी सिंबल का फैसला आयोग करेगा, हमने अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रख दी है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह और शिवपाल के साथ मीटिंग कर इस मामले पर भी चर्चा की थी। वहीं मुलायम सिंह के साथ अमर सिंह भी चुनाव आयोग गए थे। बता दें कि 9 जनवरी को चुनाव आयोग के सामने जवाब दाखिल करने का आखिरी दिन था। इस बीच अखिलेश गुट ने भी चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी सिंबल पर अपना दावा पेश किया था। रामगोपाल यादव ने कहा था कि पार्टी सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही पेश कर चुकी है और आयोग से जल्द फैसले का आग्रह किया है। वहीं इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव दिल्ली में आज राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस भेजा है। उन्हें 11 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना है। साक्षी महाराज ने एक प्रोग्राम में कहा था कि 4 पत्नियां और 40 बच्चे वाले देश के लिए आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 11 फरवरी को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। मामले में साक्षी महाराज पर FIR दर्ज हुई है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि बयान का मकसद नरेंद्र मोदी के वादों से जनता को भटकाना है। साक्षी महाराज को संसद और पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। तो उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपनी बयानबाजी के चलते चर्चाओं में रहते हैं और इस बार भी इन्होंने जो बयान दिया था कि 4 पत्नियां 40 बच्चे देश की आबादी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। 11 जनवरी तक साक्षी महाराज को इस नोटिस का जवाब देना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित जी जुड़ गए हैं। जी रोहित जी, बताइए, बीजेपी सांसद लगातार ऐसे बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहते हैं। जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज और ये लगातार अपनी बयानों की वजह से जो है विवादों में बने रहते हैं। लगातार ये इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। कई बार पार्टी को भी अपने बयानबाजी की वजह से संकट में डाल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो ताजा बयान का मामला है, इन्होंने कहा था कि 4 पत्नी और 40 बच्चों वाले देश की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं।
मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव की घोषणा हो गई है। 11 फरवरी से चुनाव होने हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से जो है कहीं ना कहीं वोट ध्रुवीकरण का मामला सामने आ रहा है। जो वोट ध्रुवीकरण करने की रणनीति रही है हमेशा से बीजेपी की, उस पर सांसद का ये बयानबाजी है। तो चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। साक्षी महाराज के खिलाफ बयान देने के तुरंत बाद ही मुकदमा दर्ज हो गया था। पहले चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी में आपको बता दूं जब आचार संहिता लागू होती है तो जिला अधिकारी जो है जिला के चुनाव आयुक्त होते हैं हर जिले के। तो उन्नाव जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे पहले जो है मामले की जानकारी ली जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग में इस मामले की सुनवाई होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन किया है या नहीं किया है साक्षी महाराज ने। और इस बयान के खिलाफ जो है पीसी जो है सख्त नजर आ रही है। फिलहाल जो है इनको नोटिस जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और 11 जनवरी तक इनसे जवाब मांगा गया है। प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी देने के लिए। तो उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और 11 जनवरी तक जवाब भी मांगा है। और इस बीच बड़ी खबर बरेली से आ रही है कि बरेली में एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी के बरेली से। बरेली में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से। बरेली में 2 बसों में जोरदार भिड़ंत हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 36 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं बरेली से। NH 24 की एक घटना है जहां 2 बसें आपस में टकरा गई हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे गुलाम सबीर आजाद जी जुड़ चुके हैं। जी गुलाम जी बताइए। जी, ये मामला है थाना फतेहगंज के धनेटा फाटक का, जहाँ पे 2 रोडवेज जैसे आमने सामने से भिड़ गई। इसमें 36 लोग घायल हो गए, 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जी गुलाम, कितने लोग घायल हैं इस घटना में? इसमें 36 लोग घायल हैं, 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। क्या हालात हैं इस समय दुर्घटना स्थल के? ये आपको बता दूं कि जो 36 लोग घायल हैं उनका इलाज हो रहा है, जिला अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और दुर्घटना स्थल पर से वहां से जो बसें थी एक्सीडेंटल वो उठा ली गई हैं। बाकी उनका इलाज जारी है और उसमें कुछ मरीज कुछ घायल ऐसे भी हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इस पर? प्रशासन ने उन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस मुहैया कराकर जिला अस्पताल भेज दिया है। बाकी जो कुछ उसमें से घायल ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है। धन्यवाद गुलाम शबीर जी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे यूपी के बरेली से। यूपी के बरेली में 2 बसों की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामला गाजियाबाद की लोनी कॉलोनी का है, जहां सालों से एक मकान जर्जर हालत में था। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक मदद देने का भरोसा भी जताया है। नहीं, मतलब हम घर में थे और जैसे हम बाहर को निकले तो एकदम से नीचे से जैसे स्लैब भी थी ना ये, तो वो दीवार नीचे को बैठती चली गई और फिर मतलब ऊपर का सारा ढेर हो गया। नीचे अंदर जो मेहमान थे जो रहने वाले थे वो सारे के सारे अंदर दब गए और मतलब कि फिर सारा गिर गया। फिर कॉलोनी वाला है जब हैंड टू हैंड तो सब मतलब कि कॉलोनी वालों ने हाथों से निकाला, मलबा वलबा जो भी हटाया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म दी तो वो कम से कम
समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर जहां पार्टी कार्यकर्ता और नेता असमंजस में हैं, वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग भी पार्टी की अंदरूनी कलह पर अपनी राय दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सपा के झगड़े को लेकर कटाक्ष किया है। मिश्र ने कहा कि हमारी कामना है कि पिता और पुत्र एक हो जाएं और पार्टी के झगड़े को खत्म कर दें और चुनाव लड़ें। हालांकि उन्होंने इसी सत्ता की लड़ाई भी बताया है। यूपी के बांदा में पुलिस की वर्दी की आड़ में काला धंधा चलाया जा रहा था। यहां पर रात में पुलिसकर्मी आने जाने वाले ट्रकों से वसूली करते थे। जानकारी के मुताबिक बांदा हाईवे से करीब प्रतिदिन 2000 ट्रक गुजरते हैं, जिसके लिए पुलिसकर्मी उनसे 4-4 हजार रुपए वसूलते हैं और जो ये रकम नहीं चुकाता उसका चालान काट दिया जाता है। तीस हजारी कोर्ट में काम करने वाली वकील को जान से मारने की कोशिश की गई है। गलती बस इतनी सी थी कि वो अपना मकान दबंगों के हवाले नहीं कर रही थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाली महिला के घर पर कब्जा करने के लिए कुछ दबंगों ने उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इस बात का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला के मुताबिक इस बात की सूचना पुलिस को पहले भी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये था कि 1 दिसंबर से ही मुझे कुछ लैंड माफिया के लोग बहुत परेशान किए जा रहे हैं। वो लोग ज़बरदस्ती किसी और की दुकान में पहले उन लोगों ने कब्जा किया है और उसके बाद क्यों मेरे वहाँ पे तोड़फोड़ मचा के उन्होंने एंट्री जो है वो लेके और हमेशा मुझे धमकाते हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं, हमेशा मुझे गाली गलौज करके जाते हैं। ये इनका हमेशा का रूटीन है। 1 तारीख को इन लोगों ने तोड़फोड़ मचाया, 2 तारीख को तोड़फोड़ मचाया। मैंने कंप्लेन भी किया पुलिस ने उसने कोई एक्शन। यूपी के मेरठ में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल स्क्रैप कारोबारी दिलशाद का उसके पार्टनर नौशाद के साथ 23,000 रुपए को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद नौशाद ने दिलशाद पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दिलशाद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आरोपी नौशाद फरार है। इनके पार्टनरी में काम करते हैं, पार्टनरी में काम करता था और काम करने के बावजूद इसके छोटे भाई ने जो गोली मारी है 23,000 रुपये उधार ले लिए थे। या जो भी पैसा उधार लिया तो इनका 23,000 का लेन देन था। ये बताता था हमारा भाई 13,000 रुपये हैं। जिसने गोली मारी वो कहता था मेरे 23,000 रुपये निकल ले। तो इनका 23 और 13 के लेन देन था। तो इसी के बाद में इसे फ़ोन करके बुलाया फैक्ट्री में, कंच के पुल पर, और फैक्ट्री में तक है दिलशाद सनाब यामीन। ये लिसाड़ी गेट में रहता था किराए पे। इसका जो है नौशाद है, ये दोनों साथी थे, दोनों कबाड़ी का काम करते थे। इनमें 23,000 रुपये के लेन देन को लेकर जो है विवाद हुआ, उसमें नौशाद ने गोली मार दी है। पुलिस इसमें टीम बना दी गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। बाकी सारी इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पुलिस ने हर जगह चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। चेकिंग के दौरान यूपी के इटावा में कई गाड़ियों से काली फिल्म और हूटर उतरवाए गए। साथ ही एक गाड़ी से राइफल भी बरामद की गई। पुलिस कप्तान शिवहरी मीणा का कहना है कि ये अभियान मतदान के परिणाम तक जारी रहेगा। आचार संहिता के अनुपालन के लिए आज जनपद इटावा पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न चौराहों पर पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में फोर्स लेकर चेकिंग फिस्किंग की जा रही है। इसके तहत आज एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, उसी पर 4 नीली बत्ती और साथ ही साथ 7 हूटर और 28 काली फिल्में और 1 राइफल वाले जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा चेकिंग फिस्किंग का अभियान आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए।
पूरे उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके बाद कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तो कई लोग इस मौसम से परेशान भी हैं। उत्तर भारत में बड़ी ठंड पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बारिश आई, खुशखबरी लाई। जी हाँ, जहाँ नए साल के बाद पूरे उत्तर भारत में ठंड कम होने लगी थी, साल की पहली बारिश ने उत्तर भारत को वापस से ठंडा करना शुरू कर दिया। बारिश के बाद उत्तराखंड में 2 साल बाद पहली बार बर्फ गिरी है। इसी के साथ हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर तक के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते कई राजमार्ग बंद हो गए हैं, जिससे कई जगहों पर पर्यटक रास्ते में ही फंस गए हैं। वहीं रेल मार्गों और उड़ानों पर भी खासा असर पड़ा है। बर्फबारी से अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे आ गया है। मौसम विभाग की तरफ से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हिमस्खलन होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। बर्फबारी ने जहां पहाड़ी इलाकों को काफी खूबसूरत बना दिया है, वहीं कहीं न कहीं आमजन की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह में सर्दी और बढ़ सकती है। ओके इंडिया के लिए निखिल की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।